नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र की 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण किया। श्री मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन दिए गए। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होगा। देश में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 77.88% हुई। देश भर में आज मेडिकल स्नातक प्रवेश परीक्षा नीट जारी। और अमेरिकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स का खिताबी मुकाबला आज रात अलेक्जेंडर ज़ेवरेव और डोमिनिक थिएम के बीच होगा। दोपहर समाचार में नईम अख्तर के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र की 3 प्रमुख परियोजनाएं वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राष्ट्र को समर्पित की। इनमें पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन का विस्तार करने वाला दुर्गापुर बांका खंड और पूर्वी चंपारण तथा बांका में रसोई गैस सिलेंडर भरने वाले 2 एलपीजी संयंत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि गैस आधारित उद्योग और पेट्रोलियम पदार्थों की आसान उपलब्धता से पूर्वी भारत और बिहार के विकास को बढ़ावा मिलेगा। नए भारत, नए बिहार की इसी पहचान, इसी कार्य संस्कृति को हमें और मजबूत करना है। मुझे विश्वास है कि ऐसे ही निरंतर काम करके हम बिहार और पूर्वी भारत के विकास पथ पर ले जा सकते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, सामर्थ्यम मूलम स्वातंत्रम, श्रम मूलम वैभवम, यानी सामर्थ्य स्वतंत्रता का स्रोत है और श्रम शक्ति किसी भी राष्ट्र की प्रगति का आधार होती है। श्री मोदी ने कहा कि 900 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि गैस उपलब्ध हो जाने से इस इलाके में नए उद्योग धंधे खुलेंगे। श्री मोदी ने कहा कि बांका और पूर्वी चंपारण के रसोई गैस भरने वाले संयंत्रों में हर साल 1.25 करोड़ गैस सिलेंडर भरे जा सकेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार पैकेज के तहत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की 10 परियोजनाओं में से 7 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। बिहार के लिए जो प्रधानमंत्री पैकेज दिया गया था, उसमें पेट्रोलियम और गैस से जुड़े 10 बड़े प्रोजेक्ट थे। इन प्रोजेक्ट्स पर करीब 21,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने थे। आज ये 7वां प्रोजेक्ट है जिसमें काम पूरा हो चुका है, जिसे बिहार के लोगों को समर्पित किया जा चुका है। इससे पहले पटना एलपीजी प्लांट के विस्तार और स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने का काम हो, पूर्णिया के एलपीजी प्लांट का विस्तार हो, मुजफ्फरपुर में नया एलपीजी प्लांट हो, ये सारे प्रोजेक्ट पहले ही पूरे किए जा चुके हैं। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के अंतर्गत 7 राज्यों को 3,000 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइनों से जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के तहत पूर्वी भारत को पूर्वी समुद्री तट के पारादीप और पश्चिमी समुद्री तट से के कांडला से जोड़ने का भागीरथ प्रयास शुरू हुआ। करीब 3,000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से 7 राज्यों को जोड़ा जा रहा है, जिसमें बिहार का भी प्रमुख स्थान है। पारादीप हल्दिया से आने वाली लाइन अभी बांका तक पूरी हो चुकी है। इसको आगे पटना, मुजफ्फरपुर तक विस्तार दिया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 8 करोड़ लोगों को रसोई गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में लोगों को मुफ्त दिए गए गैस सिलेंडर गरीबों के लिए एक वरदान साबित हुए हैं। उज्ज्वला योजना की वजह से आज देश के 8 करोड़ गरीब परिवारों के पास भी गैस कनेक्शन मौजूद है। इस योजना से गरीब के जीवन में क्या परिवर्तन आया है, ये कोरोना के दौरान हम सभी ने फिर एक बार महसूस किया है। अब कल्पना कीजिए, जब घर में रहना जरूरी था, तब अगर इन 8 करोड़ परिवारों के साथियों को, हमारी बहनों को लकड़ी या दूसरा ईंधन जुटाने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता,
तो क्या स्थिति होती। कोरोना के इस दौर में उज्ज्वला योजना की लाभार्थी बहनों को करोड़ों सिलेंडर मुफ्त में दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे बिहार को प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। पिछले 15 सालों में बिहार ने ये दिखाया भी है कि अगर सही सरकार हो, सही फैसले लिए जाए, स्पष्ट नीति हो तो विकास होता है और हर एक तक पहुंचता भी है। हम बिहार के हर एक सेक्टर के विकास को आगे बढ़ा रहे हैं, हर एक सेक्टर की समस्याओं के समाधान का प्रयास कर रहे हैं ताकि बिहार विकास की नई उड़ान भरे, उतनी ऊंची उड़ान भरे जितना ऊंचा बिहार का सामर्थ्य है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार के सभी क्षेत्रों के विकास के लिए कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में बड़ी तेजी से उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना हुई। साथियों, बिहार में कुछ लोग कभी ये कहते थे कि बिहार के नौजवानों पढ़ लिख कर क्या करोगे, उन्हें तो खेत में ही काम करना है। ऐसी सोच ने बिहार के प्रतिभाशाली युवाओं के साथ बहुत अन्याय किया। इसी सोच की वजह से बिहार में बड़े संस्थानों को खोलने के लिए ज्यादा काम ही नहीं किया गया था। नतीजा ये हुआ कि बिहार के नौजवान बाहर जाकर पढ़ाई करने के लिए, नौकरी करने के लिए मजबूर हो गए। युवाओं को दूसरे मौके न देना, न ऐसी व्यवस्थाएं बनाना, ये भी तो सही नहीं था। आज बिहार में शिक्षा के बड़े बड़े केंद्र खुल रहे हैं। अब एग्रीकल्चर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या बढ़ रही है। अब राज्य में आईआईटी, आईआईएम, ट्रिपल आईटी बिहार के नौजवानों के सपनों को ऊंची उड़ान देने में मदद कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि एक जमाना था जब सड़क परियोजना को लेकर लोग सोचते थे कि जिनके पास अपने वाहन नहीं हैं, उनके लिए सड़क परियोजनाओं का कोई महत्व नहीं है। उन्होंने कहा कि श्री नीतीश कुमार ने नए बिहार और नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार वर्षों तक विकास की दृष्टि से पिछड़ा रहा, जिसका कारण धन की कमी और राज्य की राजनीति जैसी बातें थीं। उन्होंने कहा कि एक जमाने में कोई भी बिहार में सड़क और इंटरनेट संपर्क के बारे में सोचता तक नहीं था। चारों ओर से जमीन से घिरा होने के कारण बिहार को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज स्थितियां बदल गई हैं और इसमें श्री नीतीश कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रधानमंत्री ने 193 किलोमीटर लंबी जिस दुर्गापुर बांका पाइपलाइन का भी उद्घाटन किया, वो 679 किलोमीटर लंबी पारादीप हल्दिया दुर्गापुर गैस पाइपलाइन परियोजना का ही हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पाइपलाइन को पूरा करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मुझे बताया गया है कि इस रूट पर पाइपलाइन बिछाकर काम पूरा करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। जिस रास्ते में 10 के करीब बड़ी नदियां हो, कई किलोमीटर के घने जंगल और चट्टानी रास्ते हो, वहां काम करना इतना आसान भी नहीं होता। नई इंजीनियरिंग तकनीक, राज्य सरकार के सक्रिय सहयोग, हमारे इंजीनियरों, श्रमिक साथियों के कठिन श्रम के कारण ये प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो पाया है। इसके लिए मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस परियोजना की आधारशिला पिछले साल 17 फरवरी को प्रधानमंत्री ने रखी थी। बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने कहा है कि सरकार ने बिहार में पिछले 3-4 वर्ष में विद्युतीकरण पर 11,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इनमें सब स्टेशन, पारेषण और ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाएं शामिल हैं। श्री सिंह कल बिहार में राष्ट्रीय ताप बिजली निगम एनटीपीसी द्वारा विकसित कई सामुदायिक केंद्रों का उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने पटना जिले के बाढ़ में सहारी और सहनौरा सामुदायिक केंद्रों का उद्घाटन किया। औरंगाबाद के नबीनगर में 3 किलोमीटर लंबी मेह इंदिरापुरी बैराज रोड का भी उद्घाटन किया गया। इससे स्थानीय लोगों को सुविधा होगी और यात्रा में लगने वाला समय कम होगा। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि दरभंगा से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु की दैनिक उड़ानों के लिए इस महीने के अंत से बुकिंग शुरू हो जाएगी।
बिहार में दरभंगा हवाई अड्डे पर चल रहे काम की समीक्षा के बाद श्री पुरी ने बताया कि उड़ानों का संचालन छठ पर्व से पहले नवंबर के प्रथम सप्ताह से शुरू होगा। उन्होंने बताया कि दरभंगा हवाई अड्डा उत्तर बिहार के 22 जिलों के लिए वरदान है। उन्होंने दरभंगा हवाई अड्डे में निर्माण तथा अन्य कार्यों की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि काम लगभग पूरा हो चुका है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का आज निधन हो गया है। श्री सिंह कोरोना संबंधी परेशानियों के इलाज के लिए एक सप्ताह पहले दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती हुए थे। श्री सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल से हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि ग्रामीण भारत के बारे में उनकी समझ असाधारण थी। श्री कोविंद ने यह भी कहा कि रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपने सरल जीवन के माध्यम से सार्वजनिक जीवन को एक विशेष गरिमा प्रदान की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री सिंह के निधन से बिहार और देश की राजनीति में एक शून्य पैदा हो गया है। बिहार के दिग्गज नेता रघुवंश बाबू के जाने से बिहार और देश की राजनीति में शून्य पैदा हुआ। जमीन से जुड़ा व्यक्तित्व, गरीबी को समझने वाला व्यक्ति, पूरा जीवन बिहार के संघर्ष में बिताया। जिस विचारधारा में वो पले बढ़े, जीवन भर उसको जीने का उन्होंने प्रयास किया। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है और अगले महीने की पहली तारीख तक चलेगा। कोविड महामारी के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए सदनों की बैठकें 2 पारियों में सुबह 9 बजे से दोपहर बाद 1 बजे तक और शाम 3 बजे से 7 बजे तक आयोजित की जाएंगी। पहले दिन को छोड़कर राज्यसभा सुबह की पारी में बैठक करेगी और लोकसभा की बैठकें शाम को होंगी। सत्र के दौरान प्रश्नकाल और गैर सरकारी विधेयकों की व्यवस्था को रद्द कर दिया गया है। शून्यकाल को भी सीमित कर दिया गया है। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय की विज्ञप्तियों में बताया गया है कि सत्र के दौरान कोई अवकाश नहीं होगा। दोनों सदन शनिवार और रविवार को भी बैठक करेंगे। कोविड महामारी के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए पहली बार रोकथाम के कड़े उपाय किए गए हैं। इन उपायों में सभी सांसदों की स्वास्थ्य जांच, लोकसभा और राज्यसभा की बैठकों का अलग अलग समय पर आयोजन और सुरक्षित दूरी के नियम का पालन करने की वजह से सदस्यों के बैठने के लिए दीर्घाओं और कक्षों में बैठाने की व्यवस्था भी शामिल है। सांसद सहित संसद भवन में प्रवेश करने वाले सभी लोगों का सत्र के शुरू होने से पहले कोविड जांच की गई है। संसद सत्र की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग संसद के समक्ष मुद्दे और अंग्रेजी में इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संसद के समक्ष मुद्दे कार्यक्रम इंद्रप्रस्थ और एफएम गोल्ड चैनलों पर रात 9:30 बजे से 10 बजे तक सुने जा सकता है। इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट का प्रसारण इसी समय राजधानी और एफएम रेनबो पर होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र की 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण किया। श्री मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन दिए गए। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होगा। देश में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 77.88% हुई। देश भर में आज मेडिकल स्नातक प्रवेश परीक्षा नीट जारी और अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स का खिताबी मुकाबला आज रात अलेक्जेंडर ज़ेवरेव और डोमिनिक थिएम के बीच होगा। देश में कल कोविड के 94,300 से अधिक नए मरीजों के सामने आने के साथ ही कुल मरीजों की संख्या 47.5 लाख को पार कर गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 37,02,500 से ज्यादा मरीज कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कोरोना से ठीक होने की दर 77.88% है। कोविड मृत्यु दर कम होकर 1.65% हो गई है। देश में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 47,54,356 हो गई है। इस समय 9,73,175 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। कोरोना से अब तक 78,586 लोगों की मौत हुई है।
देश में कल तक 5,62,60,928 कोविड जांच की जा चुकी है। कल 10,71,700 जांच की गई। देश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या प्रतिदिन 70,000 से ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना की शुरू में ही पहचान के लिए जांच की संख्या बढ़ाने, संक्रमित लोगों पर नजर रखने और मानक उपचार के कारण स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में लगभग 78,400 रोगी संक्रमण मुक्त हुए हैं। कोरोना से ठीक हुए 58% नए मामले महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड महामारी से स्वस्थ हो रहे लोगों के स्वास्थ्य लाभ और कल्याण के लिए कोविड प्रबंधन नियमावली जारी की है। इसमें बताया गया है कि ठीक हुए रोगियों में थकान, बदन दर्द, खांसी, गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ जैसे कई लक्षण जारी रह सकते हैं। इसमें कहा गया है कि ऐसे रोगियों की आगे की देखभाल और आरोग्य के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। नियमावली में कहा गया है कि स्वस्थ हो रहे रोगियों को मास्क पहनने, स्वच्छता का ध्यान रखने और दूसरों के संपर्क में आते समय पर्याप्त दूरी बनाए रखने जैसे कोविड रोकथाम नियमों का पालन करते रहना चाहिए। प्रोटोकॉल में पर्याप्त मात्रा में गर्म पानी और शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने वाली आयुष दवाएं लेने को भी कहा गया है। स्वस्थ हुए रोगियों को डॉक्टरी परामर्श से थोड़ा बहुत व्यायाम जैसे योगासन, प्राणायाम और ध्यान करते रहना चाहिए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। स्वस्थ हुए लोगों को सामुदायिक स्तर पर अपने अच्छे अनुभवों को सोशल मीडिया पर मित्रों और संबंधियों, जाने माने लोगों, जनमत बनाने वाले लोगों, धार्मिक प्रमुखों आदि के साथ साझा करना चाहिए ताकि इससे समाज में जागरूकता बढ़े और महामारी से जुड़ी भ्रांतियों और गलत धारणाओं को दूर किया जा सके। कोविड-19 से उभरे रोगी पूरी तरह ठीक होने और पुनर्वास की प्रक्रिया में समाज में कार्य करने वाले स्वयं सहायता समूहों, सिविल सोसाइटी संगठनों और पेशेवर विशेषज्ञों की मदद ले सकते हैं। वे अपने सहकर्मियों, सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और परामर्शदाताओं की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सहायता भी ले सकते हैं। उन्हें एक दूसरे के संपर्क में आते समय पर्याप्त दूरी बनाए रखने जैसी सावधानियों के साथ सामूहिक योग और ध्यान सत्र में भाग लेने की भी सलाह दी गई है। ऐसे लोगों को स्वस्थ होने के 7 दिन के भीतर इलाज करने वाले अस्पताल में जाकर या टेलीफोन पर डॉक्टरी परामर्श लेना चाहिए। सुपर्णा सैकिया, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राज्य को कोरोना संकट से उबारने के लिए आम जनता की भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि लोगों को घर घर जाकर स्वास्थ्य जांच करने वाली टीम को सही जानकारी देकर सहयोग करना चाहिए। इस महीने की 15 तारीख से शुरू हो रहे मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी मिशन के बारे में उन्होंने कहा कि महीने भर चलने वाले इस कार्यक्रम की रूपरेखा चेज द वायरस कार्यक्रम जैसी ही होगी। कर्नाटक में कल कोरोना के 9,140 मामले सामने आए और 9,557 मरीजों की छुट्टी हो गई। कल प्रदेश में कोरोना से 94 लोगों की मौत भी हुई। राज्य में अब तक कर्नाटक में 37,14,402 नमूनों की जांच की जा चुकी है। एक रिपोर्ट। बेंगलुरु में कोविड संक्रमण के लक्षण के बारे में विश्लेषण करते हुए कोविड वॉर रूम वरिष्ठ अधिकारी मुनीश मौदगिल जी ने बताया है कि बेंगलुरु के केंद्र भाग में कोविड संक्रमण परम सीमा पार कर चुकी है और कोविड पॉजिटिव प्रकरण कम हो रहे हैं, मगर बेंगलुरु के बाहरी क्षेत्रों में कोविड संक्रमण बढ़ रहा है। लोग सामाजिक अंतर का पालन न करना और मास्क न पहनने की वजह से ये कोविड नए प्रदेशों में फैल रहा है। राज्य में कोविड की संख्या बढ़ रही है, मगर कोविड से स्वस्थ होकर निकलने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। आज राज्य का रिकवरी रेट 74% है। मृत्यु प्रमाण भी धीरे से घट रहा है। कल मृत्यु प्रमाण 1.5% रहा। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों की संख्या 5 लाख के करीब पहुंच गई है। कल लगभग 5,000 लोग पॉजिटिव पाए गए। इनमें से 978 मामले राजधानी चेन्नई के हैं। राज्य में 4,41,000 से ज्यादा लोग कोरोना से उबर चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार पेराई मौसम में गन्ना किसानों और चीनी मिलों के मजदूरों में कोविड के प्रसार को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। गन्ना और चीनी आयुक्त संजय आर भूसरेड्डी ने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए केंद्र के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। एक रिपोर्ट।
गन्ना और चीनी आयुक्त संजय आर भूसरेड्डी ने आगामी पेराई सत्र के सुरक्षित और सफल आयोजन के लिए विस्तृत गाइडलाइंस जारी की हैं। कोरोना मुक्त आयोजन की तैयारियों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, चीनी मिलों के प्रवेश द्वारों, कार्यालय परिसर, कैंटीन और अन्य स्थानों पर हाथों को विसंक्रमित करने की व्यवस्था के आदेश दिए गए हैं। पेराई सत्र के दौरान कार्यस्थलों पर मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, सफाई की व्यवस्था और मशीनों तथा अन्य वस्तुओं को विसंक्रमित करना होगा। मिलों को कर्मचारियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करना आवश्यक होगा। सीजनल कामगारों और मजदूरों के काम पर वापसी के समय 100% स्वास्थ्य परीक्षण करना होगा और संक्रमित पाए गए मजदूरों और कामगारों को संगरोध में रखा जाएगा। इसके अलावा चीनी मिलों तथा गन्ना समितियों को सभी कर्मचारियों और किसानों का गन्ना क्रय केंद्रों और गन्ना समिति कार्यालयों पर थर्मल स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। गृह मंत्री अमित शाह को संपूर्ण स्वास्थ्य जांच के लिए दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती कराया गया है। एक बयान में एम्स ने कहा है कि पिछली बार अस्पताल से छुट्टी देते समय दी गई सलाह के अनुसार श्री शाह को भर्ती किया गया है। पिछले महीने की 30 तारीख को कोविड उपचार के बाद उन्हें एम्स से छुट्टी दे दी गई थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश भर में आज मेडिकल स्नातक प्रवेश परीक्षा नीट का आयोजन हो रहा है। प्रवेश परीक्षा कोविड संक्रमण से बचाव के सभी एहतियाती उपायों के बीच कराई जा रही है। इसमें 15 लाख से अधिक परीक्षार्थियों के भाग लेने की संभावना है। सुरक्षित दूरी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने परीक्षा केंद्रों की संख्या 2546 से बढ़ाकर 3843 कर दी है। परीक्षा केंद्रों में एक कमरे में केवल 12 छात्र ही बैठेंगे, जबकि पहले ये संख्या 24 थी। चिकित्सा शिक्षा की महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षा नीट कोविड महामारी के कारण 2 बार स्थगित करनी पड़ी थी। महाराष्ट्र में आज 2 लाख से ज्यादा विद्यार्थी नीट की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। नीट के उम्मीदवारों की एक रिकॉर्ड संख्या है। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र में देश के सबसे ज्यादा यानी 2,28,914 छात्र नीट परीक्षा दे रहे हैं। इन छात्रों के लिए राज्य में 615 केंद्रों पर परीक्षा के लिए उचित इंतजाम किए गए हैं। कोविड महामारी के चलते मुंबई में परीक्षा देने वाले छात्रों को लोकल रेलवे का उपयोग करने की अनुमति दी गई, जिसके कारण कई विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने के लिए राहत मिल गई। इसी तरह राज्य में अतिरिक्त ST बसें चलाई जा रही है और छात्रों को परीक्षा के निर्धारित समय से पहले ही केंद्रों पर बुलाया गया और उनके पहचान पत्र तथा केवल आवश्यक सामग्री समेत उन्हें सुबह 11:30 से परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया गया। एक कक्ष में केवल 12 विद्यार्थियों की व्यवस्था की गई है। राज्य के ग्रामीण विभाग के बिजली की आपूर्ति में कोई बाधा उत्पन्न न हो, ये सुनिश्चित करने के निर्देश राज्य के बिजली आपूर्ति कंपनियों को दिए गए हैं। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। उत्तर प्रदेश में नीट परीक्षा के लिए 1,66,000 परीक्षार्थियों ने अपना पंजीकरण कराया है। बिना मास्क पहने परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। इसके अलावा परीक्षा से पहले कल सभी कक्षाओं को सैनिटाइज करा लिया गया था। एक भारत श्रेष्ठ भारत एक ऐसा अभियान है जो देशवासियों को मित्रता और एकजुटता के सूत्र में पिरोने की प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता है। इस अभियान के तहत संयुक्त कार्यक्रम संचालित करने के लिए विभिन्न राज्य एक दूसरे के साथ साझेदारी करते हैं। इससे एक राज्य के लोगों को दूसरे राज्य के लोगों की भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, खान पान और अन्य बातों को जानने समझने का मौका मिलता है और एक दूसरे के और करीब आते हैं। अभियान के तहत मिजोरम और बिहार साझेदार राज्य बने हैं। हमारी संवाददाता की ये रिपोर्ट। आइजोल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वालशवाई ने बताया कि बिहार में हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, जैन और ईसाई धर्मों के लोग बड़े सद्भाव के साथ मेल जोल से रहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में एक बड़ी आबादी जनजातीय लोगों की है जो बहुत ही सादा जीवन जीते हैं और आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। I have a number of experiences there for 6 years as a student. I realized that people in Bihar are quite helpful to others. They are quite simple in life. They don't give much importance to fashion. Their food is quite tasty even for people like us. डॉक्टर वालशवाई के मन में बिहार के रंग बिरंगे त्योहार होली और छठ की यादें अभी भी ताजा हैं। उन्होंने नालंदा और बोध गया में विश्व धरोहर स्थलों की यात्रा को भी याद किया। उनका कहना है कि ये स्थल मन को मोहने वाले हैं और बिहार की समृद्ध विरासत के प्रतीक हैं। आइजोल से आइरीन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के प्रबल समर्थक थे।
गांधी दर्शन श्रृंखला में आज बापू के सत्याग्रह के बारे में हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। महात्मा गांधी ने अपने अहिंसक आंदोलन को सत्याग्रह का नाम दिया। सत्याग्रह शब्द दो शब्दों सत्य और आग्रह से बना है, जिसका अर्थ है सत्य में दृढ़ रहना। सत्याग्रह शब्द और इसका प्रयोग पहली बार महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों की रक्षा के लिए हुए संघर्षों के दौरान और बाद में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किया। गांधी जी ने कहा था कि सत्याग्रह सत्य का लगातार अन्वेषण और इस कार्य में दृढ़ रहने का संकल्प है। गांधी जी ने बल दिया था कि सत्याग्रही को सत्य की दिशा में लगातार प्रयास करना होगा और कभी भी किसी को विचार, शब्द या कर्म से आहत नहीं करने का संकल्प लेना होगा। बापू के शब्दों में सत्याग्रह समाज को राजनीतिक, आर्थिक और नैतिक बुराइयों से मुक्ति दिला सकता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत आर्थिक पैकेज पर अमल की नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल मई में देश में कोविड महामारी से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के समग्र आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। 1 अप्रैल से इस महीने की 8 तारीख तक 27,55,000 करदाताओं को 1,01,308 करोड़ रुपए के रिफंड जारी किए गए हैं। व्यक्तिगत आयकर के 25,83,507 मामलों में 30,768 करोड़ रुपए की वापसी की गई है। इसी तरह कंपनी कर से संबंधित 1,71,155 मामलों में 70,540 करोड़ रुपए के कॉर्पोरेट करों का रिफंड किया गया है। अमरीकी ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम का पुरुष सिंगल्स फाइनल मुकाबला आज रात जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव और ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थियम के बीच होगा। सेमीफाइनल में डोमिनिक में रूस के डेनिल मेदवेदेव को और अलेक्जेंडर ने स्पेन के पाब्लो कैरेनो को बस्ता को हराया था। कल जापान की नाओमी ओसाका ने महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया। इसके साथ ही वो 3 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स खिताब जीतने वाली पहली एशियाई खिलाड़ी बन गई हैं। वेनिस फिल्म समारोह में फिल्म निर्देशक चैतन्य तम्हाणे को मराठी फिल्म द डिसाइपल के लिए सर्वोत्तम पटकथा का पुरस्कार मिला है। 2001 में मॉनसून वेडिंग के लिए मीरा नायर को पुरस्कृत किए जाने के बाद ये पहला मौका है जब किसी भारतीय निर्देशक ने इस समारोह में कोई पुरस्कार जीता है। और अब देश भर में आज के मौसम पर एक नजर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में सामान्य बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। चेन्नई में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। कोलकाता में कुछ स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ आंधी वर्षा की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा, जबकि शाम को कहीं कहीं बादल छाए रह सकते हैं। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। लद्दाख में भी आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। गिलगित में भी आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मुजफ्फराबाद में भी आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र की 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण किया। श्री मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन दिए गए। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होगा। देश में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 77.88% हुई। देश भर में आज मेडिकल स्नातक प्रवेश परीक्षा नीट जारी है और अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स का खिताबी मुकाबला आज रात अलेक्जेंडर ज़वेरेव और डोमिनिक थियम के बीच होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।